नई बहू का रिक्शे वाला पति। जयपुर में रहने वाली सौंदर्य अपने नाम की तरह ही खूबसूरत थी। उसके नाम के मुताबिक ही उसका सपना भी चमकदार था। उसका सपना था कि उसका बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी और सबसे जरूरी उसके पास एक हैंडसम पति हो। तेरे शौक तो बिल्कुल किसी रईसों वाले हैं। अरे इतनी डिमांड रखेगी ना लड़के के लिए तो फिर तो तू कुंवारी रह जाएगी। अरे मैं सौंदर्य हूँ, सौंदर्य यूं ही हवा में सपने नहीं देखती। मैं शादी करूंगी तो किसी बड़े बिजनेसमैन से ही करूंगी ताकि मुझे तेरी तरह यूं 10-20 के लिए किसी दुकान वाले से बहसबाजी ना करनी पड़े। अच्छा मैडम, वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, चल अब चलकर पानी पूरी खा लेते हैं। बड़े दिन हो गए नत्थू हलवाई की पानी पूरी खाए हुए। दोनों सहेलियां सौंदर्य और रिया पानी पूरी वाले के ठेले पर गई और पानी पूरी खाने लगी। तभी गोलगप्पे खाते खाते उसकी नजर एक लंबे गोरे स्टाइलिश लड़के पर पड़ी जिसने सफेद शर्ट, काला चश्मा, बालों में जेल लगाया हुआ था और वो देखने से किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सौंदर्य की सहेली रिया ने उसकी कोहनी मारकर कहा, अरे देख सौंदर्य, कितना हैंडसम लड़का है यार। वाह यार, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। इतना हैंडसम लड़का, ये तो सलमान खान लग रहा है। तभी वो लड़का उस पानीपुरी वाले के पास आया और अपना चश्मा निकाल कर बोला, मेरे लिए भी बढ़िया सी चटपटी पानी पूरी लगा देना। जी भाई साहब, अभी लगा देता हूँ। जैसे ही वो लड़का उसके बगल में आकर खड़ा हुआ तो सौंदर्य की हार्ट बीट बढ़ गई। कुछ देर बाद जैसे ही सौंदर्य पानीपुरी खाकर पैसे देने लगी, मैडम दूसरा नोट दीजिए, ये वाला नहीं चलेगा। दूसरा नोट? लेकिन मेरे पास तो यही 50 का नोट है, इसके अलावा तो और कोई नोट है भी नहीं। आप चाहो तो मैं आपको पेटीएम कर दूं। लेकिन मेरे पास पेटीएम हो तभी तो करोगी ना। नहीं, आप मुझे कैश ही दो। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास दूसरा नोट नहीं है तो फिर? तभी उस लड़के ने 100 का नोट देते हुए कहा, अरे भाई साहब ये लीजिए, इसमें से आप इनके 50, मेरे 20 रुपए काट लीजिए और बाकी क्या आप मेरी तरफ से टिप रख लीजिए। अरे वाह, ये तो हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी लगता है। वो लड़का यानी कि आरव वहाँ से जाने लगा तो सौंदर्य भी उसके पीछे जाती है। अरे एक मिनट, आपको ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी। मैडम आप परेशान मत होइए, अभी मैंने आपकी मदद की, कभी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मेरी हेल्प कर देना। ओह थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरव है और मेरा काम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। क्या मतलब? मतलब मेरा खुद का बिजनेस है। बिजनेस? ओह वाह, किस चीज का बिजनेस? ट्रांसपोर्ट लाइन में। ये सुनकर तो जैसे सौंदर्य की आंखें चमक उठी। ओह ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ओह वाह, फिर तो इसके पास खूब गाड़ियां होंगी और अब गाड़ियां होंगी तो बड़ा बंगला भी होगा और बंगला होगा तो उसमें काम करने वाले नौकर चाकर भी होंगे। वाह 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 सौंदर्य, जैसा तूने सोचा था ये लड़का तो बिल्कुल वैसा ही है, हैंडसम भी, रिच भी। इसे जाने मत दे सौंदर्य, इससे पहले कि इस पर किसी और की नजर पड़े तू ही इसका नंबर ले ले। बस फिर कहानी वहीं से शुरू हो गई। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, उनकी मुलाकातें बढ़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि पापा मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दें। मैंने अपने घर में तुम्हारे बारे में बात कर ली है, अब तुम कल ही मेरे पापा से मिलने आ जाओ। अच्छा ठीक है। आरिफ के घर में उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए जब उसने अपने दोस्त रोनित को ये बात बताई तो उसने कहा, अरे बरखुदार रिश्ते की बात करने जा रहा है तो क्या अकेले ही जाएगा? रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। और आज ही गैराज में एक बड़ी गाड़ी रिपेयर होने आई थी, मैं उसे ले चलता हूँ। वो क्या है ना, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन देर मत करना। फिर आरव और रोनित उस बड़ी सी कार में बैठकर चल पड़े। आधे घंटे बाद जब वो कार सौंदर्य के घर के बाहर रुकी तो उसके घर वाले भी ये देखकर खुश हो गए। कुछ देर बाद, बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है? बस अंकल, भगवान की कृपा है। अंकल मेरा दोस्त बड़ा मेहनती है, सारा दिन खून पसीना एक कर बस मेहनत ही करता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल के जमाने में मेहनती लड़के मिलते कहाँ हैं? मुझे तो अपनी बेटी की पसंद पर नाज है। ये सुनकर सौंदर्य मुस्कुरा दी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद उनकी शादी धूमधाम से हुई। बैंड बाजा बारात सब था शादी में। शादी कर अपने ससुराल पहुंची सौंदर्य, लेकिन जैसे ही उसने घर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ना कोई बंगला, ना कोई गाड़ी, बस छोटा सा घर और बाहर खड़ा एक रिक्शा। ये देखकर तो सौंदर्य का दिमाग घूम गया। हैं? ये कैसा घर है? हो सकता है इनका पुश्तैनी घर हो, पहले बहू को यहीं लाते हो। अब आस पड़ोस की औरतों ने उसका गृह प्रवेश करवाया। शादी के पहले दिन ही वो आरव से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। साथ ही वो शादी की रस्मों में काफी थक भी गई थी, इसलिए वो चुपचाप सो गई। लेकिन फिर अगली सुबह जब वो रसोई में खाना बना रही थी, आरव उठ जाओ, ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी, वो ये सब कही रही थी कि तभी आरव तौलिया कंधे पर रखकर बाहर आया। मैं तो कब का जाग गया मैडम,
अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता बनाकर थोड़ा लंच के लिए भी बांध देना। हाँ? ऐसा कहकर आरव बाहर जाकर अपने रिक्शे को साफ करने लगा। अंदर से सौंदर्य ने जब उसे ऐसा करते देखा तो झट से बाहर आई। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो आरव? किसी के रिक्शे को तुम क्यों साफ कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। किसी का रिक्शा मतलब? अरे ये रिक्शा मेरा है और यही तो मेरा ऑफिस है। ऑफिस? हाँ, मेरा बिजनेस यानी कि रिक्शा सर्विस। ये बात सुनते ही जैसे सौंदर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? रिक्शा सर्विस? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस है। हाँ है ना, ये बिजनेस ही तो है। मैंने कहा था ना, मैं लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूँ। तो तुम रिक्शे वाले हो? हाँ, पर मेहनती हूँ, एक मेहनती रिक्शे वाला। ये सुनकर सौंदर्य फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि तुम बड़े ट्रांसपोर्टर हो, लेकिन तुम तो एक रिक्शे वाले निकले। अरे ट्रांसपोर्ट ही तो हूँ, लेकिन हाँ बस एक छोटे पैमाने का। अरे भाई ये भी तो काम ही है। ट्रांसपोर्टर माय फुट। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उनसे बड़ी बड़ी बातें करती थी कि किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करूंगी, लेकिन मेरा पति तो एक रिक्शे वाला निकला। हाय रे मेरी किस्मत। उस सारा दिन वो बस रोती रही और खाना भी नहीं खाया। आरव ने भी उसे मनाया, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर आरव भी रिक्शा लेकर काम पर चला गया। अगले 2 दिन तक सौंदर्य अपने कमरे में भी पड़ी रही। बस सौंदर्य, जो हुआ वो सब अनजाने में हुआ। मुझे लगा तुम सब समझती हो। अगर मुझे पहले पता होता तुम्हें एक अमीर पति चाहिए, प्यार करने वाला नहीं, तो मैं पहले ही पीछे हट जाता। ठीक है, अगर नहीं बात करनी तो मत करो, लेकिन प्लीज खाना खा लो। और सच कहूं तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम भी कहीं मुझे छोड़कर न चली जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी बात नहीं बताई। सौंदर्य भी उसकी बातें सुनकर पिघल गई और वो मुस्कुरा पड़ी। चलो सौंदर्य, आज तुम्हें अपने बिजनेस की सैर कराता हूँ। अब वो सौंदर्य को अपने रिक्शे पर बिठाकर घूमने निकल गया। रास्ते में जब रेड लाइट हुई तो उसकी एक सहेली अपने पति के साथ ऑल्टो गाड़ी में बैठी हुई थी, जिसका सौंदर्य अक्सर मजाक उड़ाती थी। तेरे पास तो ये कितनी छोटी सी गाड़ी है, मुझे देखना जिससे मैं शादी करूंगी ना, उसके पास तो 5 स्टार गाड़ी होगी कि जब सिग्नल पर आकर हमारी गाड़ी रुके तो सब देखते ही रह जाए। अरे सौंदर्य, तू तो अपनी 5 स्टार गाड़ी में घूम रही है। वैसे तूने ठीक ही कहा था, सिग्नल पर सबकी नजरें तुझ पर ही होंगी। अंजलि की बातें सुनकर सौंदर्य का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कुछ देर बाद वो आगे बढ़े तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दर्द से तड़प रही थी। उनके पेट में काफी दर्द था। वो सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी आरव ने अपना रिक्शा रोका और उस बूढ़ी अम्मा को जल्दी से अपने रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। ये देख सौंदर्य को बड़ा अच्छा लगा। फिर आरव ने उसे अपने रिक्शे पर सैर करवाई। शाम के वक्त जब रिक्शे पर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही थी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। चलो सौंदर्य, अब इस ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। तुम्हें पता है, हम सब रिक्शे वाले इसी ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। उस रोज सौंदर्य ने महसूस किया कि असली दौलत तो हंसी खुशी से साथ में बीते पल होते हैं। आरव को लेकर उसकी जो भी नाराजगी थी वो दूर हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आरव की कमाई थोड़ी बहुत ही होती थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे वो फल नहीं मिल पाता था। फिर एक रोज उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सुनो आरव, क्यों ना हम इस रिक्शे को थोड़ा मॉडर्न बना दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। साथ ही हम इसका किराया भी बढ़ा देंगे। आरव ने उसकी बात मान ली। अब उसने रंग बिरंगे कुशन लगाए, उसके साथ ही रिक्शे का किराया भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन इतना शानदार रिक्शा देख अब धीरे धीरे लोग उसी रिक्शे में बैठना पसंद करने लगे। कुछ महीनों में आरव ने 3 और रिक्शे खरीद लिए। अब लोग उसका मजाक नहीं, उसे इज्जत से देखने लगे। शर्म कभी पेशे में नहीं, सोच में होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम ही असली बड़ा बिजनेस होता है। और इस तरह एक नई बहू जो कभी बड़े बिजनेस का सपना देखती थी, अब अपने रिक्शे वाले पति के साथ मिलकर जिंदगी की सवारी हंसी खुशी चलाने लगी। तो दिशा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बढ़िया पापा। अच्छी बात है। वैसे कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? मेरा एकदम क्लियर है पापा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगी किसी अच्छी कंपनी में। बस फिर बाकी जिंदगी आराम से जॉब करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? माँ प्लीज, फिर वही बात। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। जॉब वगैरह कर लो, उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, पर जॉब तो शादी के साथ भी हो सकती है ना। मुझे भी यही लगता। अच्छा, तुम्हें राहुल कैसा लगता है? कौन? वो आपके फ्रेंड मिश्रा अंकल का बेटा? हाँ वही। ठीक है डैड, पर वो हाई फाई है बहुत, मेरे टाइप का नहीं है। और आप चिंता मत करो,
जब आपकी बेटी का लाखों का पैकेज होगा ना, तो ऐसे कई राहुल आएंगे आपके पास मेरा हाथ मांगने। दिशा की बात सुनकर उसके पिता विजय और उसकी माँ निधि मुस्कुरा दिए। दिशा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। विजय एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिशा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। नाश्ता करने के बाद दिशा कॉलेज के लिए निकल गई। फिर शाम को कॉलेज के बाद, हाय आदि, कैसे हो? दिशा मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ यार, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? कल मैम ने क्या पढ़ाया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से हेल्प मांग रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बताना है तो बताओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा सॉरी, लाओ बताओ क्या समझ में नहीं आया? दिशा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य घर का आदित्य उसी शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। वो दोनों इंटर कॉलेज कंपटीशन में मिले थे और फिर वहीं से एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन ना तो आदित्य ने अपने घर में दिशा के बारे में किसी को कुछ बताया था और न ही दिशा ने अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद, अब बताओ। अब सही है, समझ में आया ये चैप्टर? वाओ यार, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। ओह थैंक यू, पर मुझे कुछ अलग करना है यार लाइफ में ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होती ना। नहीं, मेरे कॉलेज से तो बस डिग्री मिल जाए वही बहुत है। वक्त गुजरता गया। दिशा और आदित्य अब एक दूसरे को और चाहने लगे थे। कुछ महीने बाद आदित्य की जॉब लग गई और वो एक कार एजेंसी में मैनेजर बन गया, जिसके बाद आदित्य और दिशा ने शादी करने का फैसला किया। क्या एक मामूली सा मैनेजर? अरे क्या तनख्वाह होगी उसकी? मुश्किल से 20-25 हजार। बस क्या करोड़पति बाप की इकलौती बेटी यही डिजर्व करती है? अरे कल को तेरा खुद का लाखों का पैकेज लगेगा, तू अच्छी कंपनी में काम करेगी, अपने कलीग्स को क्या बताएगी कि तेरा पति एक मामूली मैनेजर है। और तुम्हारे उस फैसले का क्या हो कि पहले जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर शादी करूंगी? विजय और निधि दिशा के फैसले के साथ नहीं थे। उधर आदित्य के घर में भी यही हाल था। देख बेटा, मेरी बात मान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी अपनी औकात से बड़े घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। देख बेटा, उसके माँ बाप को तो यही लगेगा ना कि हम लालची हैं, दहेज और पैसा चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है इस सब की। दोनों परिवार मना करते रहे, लेकिन ना तो दिशा मानी और ना ही आदित्य, और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिशा आदित्य के घर आ गई। आदित्य के घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आदित्य के साथ शादी करके वो खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, आदि जल्दी इधर आओ। क्या हुआ दिशा, बहुत खुश लग रही हो? पापा मम्मी आप भी आओ ना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। ये लो आदि, इसे जरा जोर से पढ़ो तो। आदित्य ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो दिशा ने उसे दिया था। वो एक बड़ी आईटी कंपनी का ऑफर लेटर था। उस कंपनी में दिशा को जॉब मिल गई थी। पूरी 70,000 सैलरी? अरे बाप रे। है ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था आदि। सोचो हर महीने 70,000 रूपए मिलेंगे। अरे वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया बहू। रुक, मैं अभी सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। दिशा की जॉब लगने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। धीरे धीरे दिशा अपनी सैलरी महंगे कपड़ों और जूतों पर खर्च करने लगी। तब उसे ज्योति और आदित्य ने समझाया, दिशा तुम्हें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। हाँ बेटी, अच्छा कमाती हो तो थोड़ा बचत भी करना सीखो। बस मुझे ना आप लोगों की इसी बात से दिक्कत है। अब हम अमीर लोग हैं मम्मी, क्यों आप ये गरीब टाइप बातें करती हो? दिशा की बात सुनकर ज्योति चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब दिशा के सिर पर पैसा सवार हो गया है। दिशा की अकड़ और बदतमीजियां और बढ़ी तो राकेश और ज्योति शहर छोड़कर गांव वाले घर में आ बसे। ये बात आदित्य को बिल्कुल रास नहीं आई। इस बात पर उसमें और दिशा में आए दिन झगड़ा होने लगा। उसका मन करता था कि वो भी काम धंधा छोड़कर गांव चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर रही सही कसर उस दिन। क्या हुआ माँ, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? तुम्हारे भटीचर पति की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। आदि, क्या किया उसने? वो जिस कार शोरूम में मैनेजर है वो मेरे रिश्तेदार का शोरूम है। उसे पता चला कि आदि हमारा दामाद है, तो उसने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि हमारा दामाद उसके यहाँ काम करता है। ऊपर से वो तेरे पापा को फोन करके कहता है कि वो आदि का ख्याल रखेगा। देखो दिशु, तुम्हारी सैलरी उससे 3 गुना ज्यादा है। उससे बोलो कि या तो वो कोई अच्छा काम पकड़े या फिर घर संभाले। अरे तुम तो जॉब कर ही रही हो ना।
हाँ, कम से कम ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। दिशा अपने मायके से मुंह लटकाकर चली गई। उसे उसके माँ बाप की बातें सही लग रही थी। उधर निधि ने अपने उस रिश्तेदार को फोन कर जानबूझकर खरी खोटी सुना दी, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने शोरूम से आदित्य को नौकरी से निकाल दिया। अब आदित्य के पास घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसी शाम, अरे यार, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा टर्मिनेट कर दिया मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार। और ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से घर बैठो ना यार। ज्यादा काम करने का मन है तो घर के काम कर लो। आदित्य को दिशा की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर आदित्य किसी हाउसवाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बन गया। अब वो घर का सारा काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ सफाई करता। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने शहर आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। बस यही बाकी रह गया था, तू औरतों की तरह घर में बैठा है। अरे नाक कटवा दी तूने तो हमारी। अरे कुछ नहीं तो हमारा ही ख्याल रख लिया होता। आदित्य अपने माता पिता को समझाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे कोसते हुए दोबारा गांव चले गए। फिर अगले ही दिन दिशा के माँ बाप आ धमके। हाँ ये सही है, वैसे भी जितने काम तुम करते हो आदि, उतने पैसे तो कोई मेड भी ले ही लेगी, तो तुम तो सेव कर ही रहे हो। और वैसे भी दिशा अच्छा कमा तो रही है। आदित्य के मन में पहले ही आग लगी थी और फिर दिशा के माँ बाप ने उसका मजाक बनाकर उस आग को और हवा दे दी। थोड़ी देर बाद, यार ये क्या है आदि, दाल में नमक कितना ज्यादा कर दिया तुमने। उफ, तुम्हें करना ही क्या होता है? घर में ठीक से खाना भी नहीं बना सकते क्या? मैं सारा दिन ऑफिस में झक मरा हूँ और शाम को ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अपने माँ बाप नाराज होकर चले गए थे। सास ससुर ताने मारते थे और पत्नी ने भी उसे जली कटी सुनानी शुरू कर दी थी। बेचारा आदि बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था। वो रसोई में जाकर खूब रोया, लेकिन तभी उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल में अलग अलग रेसिपी बनानी सीखी और वो घर पर ही उन्हें हर रोज ट्राई करने लगा। बीतते वक्त के साथ आदित्य बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और अब तो दिशा और उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। मानना पड़ेगा यार, क्या स्नैक्स बनाए हैं? वही तो आदि, तुम ना यही करो, खाना वाना बनाओ, छोड़ो जॉब वॉब के बारे में। अपनी सास ससुर की बात सुनकर आदि हल्का मुस्कुरा दिया। एक बार फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती जो की थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आदित्य पूरा घर संभालता और दिशा काम करती। और फिर एक दिन, आओ दिशा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जरा इस लेटर को पढ़ो तो। अरे वाह, ये लेटर तो मार्वल शेफ शो की तरफ से आए हैं। डियर मिस्टर आदित्य, वी आर वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, 24 लाख रुपए हर साल, मतलब 2 लाख रुपए महीना पर, ये कैसे? अरे पढ़ो ना, और जोर से पढ़ना। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो वो भी सुन लेंगे। घर में रहकर ही मैंने खाना बनाना सीखा दिशा, और फिर 2 महीने पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने भाग लिया और मेरी डिश सबको पसंद आई। मैं वो कुकिंग रियलिटी शो जीत गया और अब वो मुझे दूसरे सीजन के लिए जज रखना चाहते हैं और इसके लिए वो हर महीने मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ये तो कितना अच्छा हो गया ना। मेरे 80,000 और तुम्हारे 2 लाख मिलाकर हर महीने 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। क्या बात है, हम तो मौज मारेंगे। नहीं दिशा, अब हो गया। तुम अपनी पूरी सैलरी रखो और खूब मौज मारो। मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दिशा के लाख मनाने पर भी आदित्य ने अपना फैसला नहीं बदला, तो आखिर में मुंह लटकाए दिशा वहां से चली गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आदित्य उसे माफ करने वाला नहीं था। वो अपने गांव के लिए निकल चुका था, अपने बूढ़े माँ बाप को लाने के लिए और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास। Thanks for watching.